अमित शाह जी, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर आपका बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। आज सारा दिन मैं आपके साथ ट्रैवल कर रहा था, बहुत कुछ देखा, आपकी रैलीज़ पे गया और एक तरह से समझने का मौका मिला किस तरह का रिस्पांस आ रहा है। तो अमित शाह जी, पहला सवाल ये है कि जो 400 पार की बात चल रही है, इसमें रियलिज्म कितना है और मैथमेटिक्स कितनी है इस बार? देखिए, कुल मिलाकर जिस प्रकार का रिस्पांस नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को, उनके 10 साल के काम को और आने वाले 25 साल का देश के विकास का एजेंडा जो उन्होंने बनाया है, उसको देश की जनता प्रतिसाद दे रही है। चाहे वो किसी भी एज ग्रुप का व्यक्ति हो, देश के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, नॉर्थ ईस्ट किसी भी हिस्से का व्यक्ति हो या कोई भी जाति संप्रदाय का व्यक्ति हो, सबके मन में ये बात निश्चित हो गई है कि इस देश को अगले 5 साल नरेंद्र मोदी ने ही चलाना चाहिए। क्योंकि इस 10 वर्ष के अंदर देश ने ढेर सारे संकटों का सामना किया, बड़ी स्वस्थता के साथ सामना किया और हर संकट से हम उभर कर बाहर आए। न केवल उभर कर बाहर आए, ज्यादा ताकतवर बनकर बाहर आए। चाहे सीमा पर एग्रेशन हो, चाहे कोविड की महामारी हो, चाहे G20 के सम्मेलन की चैलेंज को 58 सेंटरों पर करने के बाद भी यशस्वी तरीके से पूरी दुनिया में दिल्ली डिक्लेरेशन का स्वागत करना हो, या 10 साल में देश के प्रधानमंत्री को 17 से ज्यादा देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त होने हो, गरीब कल्याण के मोर्चे पर 70 करोड़ गरीबों के जीवन में आशा जगानी हो, उनके जीवन स्तर को उठाना हो, उनको देश की इकोनॉमी के साथ जोड़ना हो, या युवाओं के लिए, विश्व भर के युवाओं के लिए स्पर्धा का एक मंच तैयार कर हमारे युवा को विश्व की स्पर्धा में खड़ा रहने की हिम्मत और बैकग्राउंड दोनों देना हो। हर क्षेत्र के अंदर इस 10 साल में भारी सफलता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को मिली है। हमने देश की इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों सिक्योरिटीज को सुनिश्चित किया है, ढेर सारी समस्याओं को और हॉटस्पॉट को कूल डाउन, शांत करने में बड़ी सफलता प्राप्त की है और इसके साथ साथ देश की इकोनॉमी को भी 11वें नंबर से 5वें नंबर पर ले आना और तीसरे नंबर पर जाने का लक्ष्य तय करना, ये पूरे देशवासियों को न केवल आकर्षित करता है, मैं कहूँगा सम्मोहित करता है। और ये स्वप्न महान भारत का आज केवल एक नेता, एक पार्टी का स्वप्न नहीं रह गया, 130 करोड़ भारतीयों का स्वप्न बना है। मगर अगर ये सब बातें हैं, और ज़रूर है, इस पर कोई दो राय नहीं है, इलेक्शन के समय हिंदू मुस्लिम इश्यूज इतने क्यों आ रहे हैं? आप जहां जा रहे हैं, आप कह रहे हैं देश शरिया से चलेगा क्या? ये सवाल क्यों उठा रहे हैं आप? ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। देश की सबसे पुरानी पार्टी आज अपने इलेक्शन एजेंडा के अंदर इतिहास की घड़ी की सुइयों को उल्टा घुमाने की चेष्टा करती है। जब पूरी दुनिया पंथ निरपेक्षता की बात करती है, ये धर्म के आधार पर कानून लाने की बात करते हैं, क्या अर्णव जी ये मुद्दा आपको नहीं लगता कि देश की जनता को बताना चाहिए? ये चुनाव में मत निर्धारित करने के लिए बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष है। कैसे चलेगा ये देश? ये देश शरिया के आधार पर अब नहीं चल सकता, वो जमाने गए। अब ये देश यूसीसी के आधार पर ही चलेगा। फोकस क्यों किया जाए इस पर? फोकस इलेक्शन के समय पर फिर तो नेगेटिव एजेंडा हो जाएगा। इलेक्शन के समय समय नहीं, हमेशा ये महत्व का मुद्दा है। ये देश का कानून क्या होगा, ये महत्वपूर्ण बात नहीं लगती क्या आपको? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। फिर तो कल आप कहोगे संविधान की भी क्यों चर्चा होनी है? नहीं, मैं तो चाहता हूं बातें हों, मगर फिर उल्टी साइड से भी उसी तरह की बातें होती हैं। क्या? जैसे तेजस्वी ने जो कहा, जो मैंने आपको पूछा कि तेजस्वी ने कहा, कहते खतरे में हिंदू नहीं है बल्कि प्रधानमंत्री की कुर्सी है।
देश के प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, तीनों सेना अध्यक्ष भी हिंदू हैं, फिर भी ये लोग कह रहे हैं कि धर्म, हिंदू धर्म खतरे में है। फिर भी क्यों? फिर भी आज बिहार के एक हिस्से में तेजस्वी बाबू, इनके पिताजी, शुक्रवार की छुट्टी कर गए। क्या जवाब है तेजस्वी के पास कि देश की छुट्टी अलग अलग हिस्सों में अलग अलग होगी क्या? किस प्रकार से देश चलाना चाहते हैं लोग? इसीलिए सवाल उठते हैं। मगर ये सब इश्यूज कांग्रेस पार्टी कहती है डाइवर्जनरी टैक्टिक है, ये जरूरी मुद्दे नहीं है। पाकिस्तान का मुद्दा क्यों उठता है? पाकिस्तान का मुद्दा स्वाभाविक रूप से उठता है जब हमारे देश के चुनाव में पूरा पाकिस्तान लगभग एक मुश्त होकर ये कह रहा है कि राहुल गांधी को चुन लीजिए। हमें कोई आपत्ति नहीं, इनका वोट भी नहीं है, इनकी अपील का कोई प्रतिशत भी नहीं, मगर आपने ऐसा क्या किया कि पूरा पाकिस्तान आपका लट्टू हो गया है? वो तो देश की जनता सोचेगी ना अर्णव जी, जरूर सोचेगी और सोचना भी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने कहा है, और ये बहुत अब आज की खबर है, कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे उम्मीदवार को सामने क्यों रखा है जिन्होंने अजमाल कसाब के खिलाफ झूठ बोला, जिन्होंने झूठ बोला कि अजमाल कसाब को बिरयानी दी जाती। कांग्रेस पार्टी का मैंने पहले भी एक इंटरव्यू में कहा है कि जिसका बुरा समय आता है प्रभु इसकी सबसे पहले मति हर लेता है। अजमल कसाब को फांसी किसने दिलाई? तो हमारे प्रत्याशी ने दिलाई। अब फांसी दिलाने की बात याद नहीं करते, फांसी दिलाने के लिए जो आर्ग्यूमेंट्स हुए होंगे इसकी बाल की खाल खींच लें। इनको मालूम ही नहीं है देश की जनता क्या चाहती है। उनको लगता तो होगा कोई खेमा तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सेप्ट करता है। वो 370 को हटाने की बात हो, वो कोई आपकी माइनॉरिटी अपीसमेंट की बात हो, वो कोई कांग्रेस पार्टी कहती है कि मुस्लिम शुड हैव द फर्स्ट राइट ऑन रिसोर्सेज, कोई खेमा तो होगा, उनकी कोर कंस्टिट्यूएंसी लगती होगी, शायद वो मुस्लिम वोट को लुभाने की कोशिश करते। तो 2014 से वो लोग वही खेमे को एड्रेस कर रहे हैं और बार बार हार रहे हैं। तब तो फिर आपके हिसाब से तो इस बार का भविष्य उन्होंने ही तय कर लिया है। वो खेमे को जिसको हम अपीसमेंट कहते हैं और आप कह रहे हो एड्रेस कर रहे हैं। खैर शब्दों का चयन का सवाल है तो करे ना। मगर जिस राज्य में हम अब हैं अमित शाह जी, बंगाल, जहां पे मुस्लिम वोट बैंक 30% से ज्यादा मानी जाती है, तो वहां पे यहाँ हिंदू मुस्लिम से भी ज्यादा सवाल है। यहाँ हिंदू मुसलमान का मुद्दा देश की सुरक्षा के साथ जुड़ गया है। ये बॉर्डर स्टेट है, रोज लाखों लोग घुसपैठ कर आते हैं और प्रशासन वोट बैंक बढ़ाने के लिए लाल जाजम बिछाकर इनका स्वागत कर रही है। वो कहते हैं आप रोकते क्यों नहीं? कर आते हैं, वो सिर्फ बंगाल में नहीं रहते, देश भर में जाते हैं और बंगाल में भी रहते हैं तो वी आर कंसर्न, हमारे लिए चिंता का विषय है। कौन बम धमाके कर रहा है बंगाल में? कौन चुनावी हिंसा कर रहा है? क्यों सीएए का विरोध हो रहा है? मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि ममता बनर्जी जी सीएए का विरोध इसलिए करती हैं कि वो अपनी माइनॉरिटी वोट बैंक को पक्का करना चाहती है। वरना क्या आपत्ति है इनको हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन को नागरिकताएं मिले इसमें? क्या आप कह रहे हैं कि वो एंटी हिंदू है? ना, मैं ऐसा नहीं कह रहा। वो प्रो मुस्लिम है। प्रो मुस्लिम है वो, उन्होंने अपना एक वोट बैंक बनाया, इसको संभालने का प्रयास कर रहा है। नहीं, मगर अगर प्रो मुस्लिम होते तो वो सीए का अपोज क्यों करते हैं? वो चाहते हैं हिंदू नहीं है। सीए का अपोज वो इसलिए कर रहे हैं, उनको लगता है कि उनकी वोट बैंक इससे खुश होगी। वही तो मतलब एंटी हिंदू बनना वो मानते हैं कि प्रो मुस्लिम स्टैंड। उनको ये भी मालूम है कि इनके विरोध का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि हमारे संविधान ने नागरिकता एक 100% केंद्र का सब्जेक्ट है, देश की संसद का विषय है, उसमें राज्यों की दखल चल ही नहीं सकती। मगर इधर रीजनल कार्ड ज्यादा होता है। इधर कहा जाता है कि अमित शाह जी ने बहुत कोशिश की पिछली बार, मगर बंगाल में सरकार हमारी बनी
और इस बार आपके आंकड़े, आपने रिपब्लिक समिट पे आए थे, आपने कहा 25 सीटें मिलेंगी, इस वक्त का आंकड़ा क्या है और उसका आधार क्या? देखिए, हम बंगाल का मिनिमम 25 तो क्रॉस कर ही जाएंगे, हम 30 के ऊपर भी जा सकते हैं। 30 के ऊपर? जी। 3/4, 3/4 आपकी हो सकती है। जी, बंगाल का माहौल बदल चुका है अर्णव जी, बहुत पानी गंगा जमुना में बह गया। बंगाल की जनता उनको पहचान चुकी है। ये एपीसमेंट की पॉलिटिक्स के लिए एक महिला मुख्यमंत्री के नाक के तले संदेश खाली में सैकड़ों माताओं का शोषण होता है, और केवल अपनी वोट बैंक संभालने के लिए उसको अरेस्ट भी नहीं करते हैं। हाईकोर्ट को ऑर्डर करना पड़ता है, हाईकोर्ट को जांच सीबीआई को देनी पड़ती है। किस प्रकार से ये प्रदेश चल सकता है? किसी मंत्री के घर से 51 करोड़ रुपया कैश मिलती है, गिनते गिनते सारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कैश काउंटिंग मशीन गर्म हो जाते हैं, दूसरे लाने पड़ते हैं, भरने के लिए टेम्पो लेकर जाना पड़ता है। कौन जिम्मेदार है उसका? इतना रैंपड करप्शन किसके नेतृत्व में हो रहा है? वो कहते हैं सब षड्यंत्र है, अमित शाह जी सब षड्यंत्र कहते हैं। ऐसे 51 करोड़ रुपया इनके मंत्री के घर से मिलते हैं। झारखंड में कांग्रेस के एमपी के घर से 351 करोड़ रुपया मिलता है, और फिर कहते हैं ये षड्यंत्र है। तो आप क्या कर रहे थे? षड्यंत्र था तो कौन रख गया आपके घर पे? और ये सिर्फ पैसा नहीं मिला है, किस प्रकार से नौकरी देने में घूस खाई गई, इसका पूरा कच्चा चिट्ठा आज एजेंसियों के पास में उपलब्ध है, हाईकोर्ट के सामने पेश किया गया है। रेड कार्ड था, तेजस्वी युवा लोन लेकर नौकरियों की तैयारी करते हैं, उन पर ऋण चढ़ जाता है, लोन पेंडिंग रह जाती है, और डफर टाइप के लोग घूस देकर नौकरी प्राप्त कर लेते हैं। कैसे चलेगा देश? ये यूथ के फ्रस्ट्रेशन को कहां डालाएंगे हम? ये सारा कुछ जो हुआ अमित शाह जी, सारा कुछ जो हुआ, एसएससी स्कैम, बाकी स्कैम, कोल स्कैम, ये सब स्कैम में क्या ममता बनर्जी और उनके भतीजे का हाथ नहीं है? क्या उनको पता नहीं है? खुद व्यक्तिगत तौर पर उनके सारे मंत्रियों के खिलाफ एक्शन हुआ है, मगर उनके खिलाफ डायरेक्टली अभी तक नहीं हुआ। एक मिनट, वो इन्वॉल्व है या नहीं है, वो तो सारे प्रूफ एजेंसियों ने ढूंढने हैं, परंतु वो अगर कहती है मुझे मालूम नहीं है, तो भी उनको शासन करने का अधिकार नहीं है। कि राजा ऐसा नहीं हो सकता कि आपका पूरा तिजोरी ही कोई लूट कर चला जाए और आप कहो कि मुझे मालूम नहीं है। आपकी सरकार में करप्शन हो रहा है, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। एक तरह से उन्हें छूट मिली हुई है अभी तक, ममता बनर्जी और कोई छूट नहीं मिली है, जांच चल रही है। कोई सेंस, अगर इस तरह के किसी को सेंस हो कि अर्णव जी, मैं क्या कंचे खेल रहा हूं को आपके इंटरव्यू में कह दूंगा, और एजेंसी मुझे ब्रीफ नहीं करती भैया। वो एजेंसी तो अपना काम कर कर सीधी कोर्ट में जाएगी। अमित शाह जी, आपने कहा कि 30 सीटें तक आपको बंगाल में मिल सकते हैं। मैं पहले सवाल पे जाना चाहता हूं, मैथमेटिकली अगर देश को देखा जाए तो फिर ये 300, 330, 340, 350 सीट कहां से आ सकती है? ये कहते हैं सैचुरेटेड हो चुका है कई सारे स्टेट। ऐसा है जी, मुझे पेंटिंग की ज्यादा चित्रकारी की बात नहीं करनी चाहिए, पेंटर कहे वो मान लेना चाहिए। तो आप मेरी बात मानकर चलो, आप 300 में भी ऐसे खुरेज कर 19 में मुझे पूछते थे, हम पहुंच गए 300 पे। अब हम 400 का कह रहे हैं, आप देखना पहुंच जाएंगे। 4 तारीख के दोपहर को फोन करना, आप करते तो हो नहीं, 19 में भी नहीं करा। मैं आपको बताता हूं, देश नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 400 सीट देने के लिए तैयार होकर बैठा है। कहां से निकलेगी वो उस दिन गिन ले। फिर प्रज्वल रेवन्ना का जो केस हुआ, जो एचडी देवेगौड़ा जी के पोते हैं, उनके खिलाफ केस हुआ, किस तरह से उन्हें उत्पीड़न की, उन्होंने टॉर्चर किया, मोलेस्टेशन की, सेक्सुअल असॉल्ट किया कितने औरतों का, क्या इसका असर नहीं पड़ेगा बीजेपी पर, कर्नाटका? नहीं, बिल्कुल पड़ेगा, मगर कांग्रेस पर पड़ेगा। कांग्रेस पर क्यों? इसलिए क्योंकि एक कब का इनके संज्ञान में आ गया था, परंतु वोकली का वोट बैंक का जब तक पोलिंग समाप्त न हो, इन्होंने छिपाए रखा। आप कह रहे हैं उन्होंने छिपाए?
निश्चित रूप से छिपा है। कैसे छिपाते? इससे तो उनका फायदा होता है। वोटिंग होने के 2 दिन बाहर ही ये बात बाहर आती है और तब तक रेवन्ना भाग जाते हैं। आपने कहा उन्होंने इनके साथ मिलकर इनको जाने दिया। मिलकर ऐसा मेरा नहीं कहना है, उनकी जानकारी थी, मगर पॉलिटिकल रीजंस के कारण, पॉलिटिकल लॉस गेन के कारण उन्होंने लेट कदम उठाए। सोच समझ के इसका आप पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं तो कई बार अब मेरी पार्टी ने, मैंने ही मेरी पार्टी का स्टैंड स्पष्ट कर दिया, कठोर से कठोर कार्यवाही होनी चाहिए, किसी को नहीं बख्शना चाहिए, भले हमारे साथी हो। आपकी डॉक्टर्ड वीडियो निकली थी, वो भी तेलंगाना के कांग्रेस के सोशल मीडिया टीम की ओर से उनका रोल था उस पर, और जब तक उसको पकड़ी गई वो बहुत वायरल हो चुका था अमित शाह जी, जहां पे आप कह रहे हैं डॉक्टर्ड वीडियो, डीप फेक वीडियो में आप कह रहे हैं कि अब ओबीसी कोटा को काट। देखिए, फॉर्चुनेटली डॉक्टर्ड वीडियो निकालना और पकड़े जाना दोनों के बीच में पोलिंग नहीं हुई है। जब वीडियो बाहर आई तुरंत मैंने सच्चा मेरा जो भाषण था वो मीडिया के सामने रखा, और पूरे देश के मीडिया ने, इवन रीजनल मीडिया ने भी सच्चा भाषण और डॉक्टर्ड भाषण दोनों जनता के सामने रखे। वो कंप्लीटली एक्सपोज हो चुके हैं और सबको मालूम है कि तेलंगाना कांग्रेस ने किया है। अब जनता को भी मालूम हो गया है कि हार के भय से वो कितने फ्रस्ट्रेट हुए। एक्चुअल में रिजर्वेशन हटाने का बीजेपी का ना कोई इरादा है ना कोई एजेंडा है। रिजर्वेशन पर किसी ने अगर डाका डाला है तो कांग्रेस ने डाला है। मैं आपको डिटेल समझाना चाहता हूं। कर्नाटक में उन्होंने रिजर्वेशन मुस्लिमों को दिया, रातों रात पिछड़ेपन के किसी सर्वे के बगैर कर्नाटक के सारे मुसलमानों को उन्होंने बैकवर्ड क्लास बना दिया। अब ये जो रिजर्वेशन दिया वो किसका कम हुआ? SC ST OBC का। ST SC OBC का। उसी तरह आंध्र प्रदेश में इन्होंने रिजर्वेशन मुसलमानों को दे दिया, जबकि हमारे संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण का कोई प्रोविजन ही नहीं है, ये गैर संवैधानिक है। दे दिया, वहां पर भी किसका कम हुआ? ST SC OBC का। जब एक्सपोज होने लगा तो फ्रस्ट्रेट होकर इन लोगों ने ऐसे फेक वीडियो चलाना शुरू किया है, परंतु फॉर्चुनेटली समय पर बात बाहर आ गई, सत्य लोगों के सामने आ गया और आज वो जवाब देने की स्थिति है। रोहित वेमुला केस पर अभी जो खबर आई है कि तेलंगाना की सरकार ने उसका क्लोजर रिपोर्ट किया है, इस पर जितने बीजेपी के नेता हैं उनके खिलाफ केस वापस ली गई, केस क्लोज किया गया और उस पर कहा गया कि रोहित वेमुला दलित था ही नहीं। यानी कि जो पूरी दलित प्रोवोकेशन की पॉलिटिक्स हुई है अमित शाह जी, और आज की बात नहीं है, 2016 से जो चल रही है, जब से JNU में टुकड़े टुकड़े गैंग ने काम संभाला था, तो ये इसका असर नहीं हुआ है पिछले 8 सालों में? क्या ये मुद्दा नहीं बनता है चुनाव में? मुझे तो आश्चर्य ये होता है, और पूछना चाहता हूं कि ये मुद्दा क्यों नहीं है, जब आप कह रहे हैं कि मुस्लिम कोटा मुद्दा है, मगर जो SC ST को प्रोवोक पोलराइज करने की कोशिश है, ये एक चुनावी मुद्दा क्यों नहीं बनता? जरूर आपकी चैनल ने बनाना चाहिए, अब बनाइए, मीडिया ने बनाना चाहिए। हमने तो बनाई है। रोहित वेमुला को भी मुद्दा तो आप लोगों ने ही बनाया था। मैंने नहीं बनाया था, हमने तो उल्टा स्टैंड। मैं मीडिया की बात कर रहा हूं, तो इसकी स्पष्टता भी करनी चाहिए। स्पष्टता तो हमने तो उजागर की है, सामने रखी है, मगर ये इलेक्शन मुद्दा क्यों नहीं बनता? नहीं, इलेक्शन मुद्दा इसलिए नहीं बनता, इसको कोई मानता ही नहीं था। उस वक्त भी सब जानते थे, सत्य जो जानते थे वो सारे जानते थे कि वो दलित नहीं थे, मगर उसमें तो पूरी कैंपस में पॉलिटिक्स और प्रोवोकेशन हुई है। वो तो किया, मगर क्या हुआ? उसके बाद भी चुनाव हार गए। चुनाव तो हारे ही, फिर भी अभी भी तो कह रहे हैं कि कास्ट का एक्सरे करेंगे, एक्सरे करेंगे, कितने लोग कितने पिछड़े। वो कहने की कोशिश ये कर रहे हैं कि मैं ज्यादा सोचता हूं पिछड़ों के लिए, बीजेपी नहीं सोचती। ऐसा है, राहुल गांधी जी को कम से कम मैं तो नहीं समझ पाता, इसलिए मैं निरर्थक प्रयास करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करता। आप समझ पाओ ऐसी आपको आशा है तो आपको जरूर प्रयास करना चाहिए। समझ जाओ इस दिन मुझे बताइएगा, तो मैं भी आपसे कुछ समझूंगा। अब
इनकी जो सोच है, मैं उस पर आपकी राय मांग रहा हूं। इनकी सोच है कि देखिए, बीजेपी को 273 की जरूरत है, हमें 273 की जरूरत नहीं है, हमें 80-100 किसी तरह से मिल जाए। उसके बाद एंटी मोदी, एंटी बीजेपी सेंटिमेंट इतनी जोर पकड़ चुकी है और इतने लोग ये मानते हैं कि अगर मोदी जी तीसरी बार आ जाए तो उनका रहना मुश्किल हो जाएगा, कि सारे पार्टीज हमारे साथ आ जाएंगी। हमें 273 की जरूरत नहीं है, किसी तरह से खिचड़ी सरकार बना सकते हैं। ये उनकी थिंकिंग है, मेरी नहीं, मगर उस पर आप। मैंने तो इस पर मेरा रिएक्शन दे दिया। हम 400 प्राप्त करने जा रहे हैं, कहाँ 80 कहाँ 100, क्या आएगा? बचेगी 142। अब उसमें से जो होगा वो जिसका हिस्सा ले जाएगा। आप जोड़ते रहो। खिचड़ी सरकार की कोई पॉलिटिक्स कहाँ पर क्या? 400 हमारे पास होने के बाद कौन सी खिचड़ी सरकार बननी है? देश की जनता अब स्थिर सरकार चाहती है, अड़िग नेतृत्व चाहती है और संवेदनशील नेतृत्व चाहती है। ये तीन में से कुछ वो नहीं दे सकते। आप इतने बड़े पत्रकार हो, हर पार्टी के नेताओं का इंटरव्यू, उनको जरा अपने नेता का नाम तो पूछिए। इनके एक नेता ने बता दिया हम बारी बारी एक साल बनेंगे। ये परचूरन की दुकान है क्या देश? ऐसे देश नहीं चलता भाई। इस देश को एक अनुभवी, मंजाउआ, संवेदनशील और अड़िग नेतृत्व चाहिए, जो आज के राजनीतिक परिदृश्य में तो नरेंद्र मोदी जी ही दिखाई पड़ते हैं। इसका और कोई ऑप्शन नहीं है। अमित शाह जी, अगर अरविंद केजरीवाल को इंटरिम बेल मिल जाए, अगर मिले, तो क्या आप लोग लगता है सिंपैथी फैक्टर बढ़ जाएगी? अभी केस का जजमेंट तो आने दीजिए। आप क्यों जज साहब बन जाते हैं? उन्होंने सिर्फ एक सवाल पूछा। हाँ, उन्होंने एक ओपन सवाल रखा कि हम देते हैं तो आपका क्या मत है? वी डोंट वांट एनीवन टू बी सरप्राइज्ड। एजेंसियों के लॉयर इसका जवाब देंगे जब उनका क्या जमीनी मुद्दा है ये? आप जाते हैं, आप लोगों से मिलते हैं, ईडी सीबीआई की मिसयूज की जो बात होती है, क्या ये जमीनी मुद्दा है? देखिए, जमीनी मुद्दा तो ये है कि जो पार्टी करप्शन की विरोध कर कर पावर में आई थी, उन्होंने बंगला ऐसा बनाया जो 3 बंगले तोड़कर बनाया, करोड़ों रुपया ज्यादा खर्च करा। एडवर्टाइज का बजट उनका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कर्टेल करना पड़ा। शराब की गंगा बहाने के लिए दिल्ली में पूरा पॉलिसी चेंज किया। पकड़े गए, जेल में गए। जेल में जाने के बाद भी ये भारत में पहला है जो इस्तीफा नहीं देते। कहते हैं लीगली ये जरूरी नहीं है। लीगली इसलिए जरूरी नहीं है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि कोई निर्लज्ज व्यक्ति, इतना निर्लज्ज व्यक्ति पावर में आ जाएगा जो जेल में जाने के बावजूद भी इस्तीफा नहीं देगा मॉरल ग्राउंड पर। इसलिए इसका कोई समाधान संविधान लिखते वक्त हमारे संविधान निर्माताओं ने नहीं रखा है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाए? कुछ नहीं का जनता तय। मुख्यमंत्री तिहाड़ जेल से चला है अब अभी तो अनगिनत दिनों के लिए, अभी तो चला ही रहे। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन तो नहीं है। निकलेगा, समय ही निकालेगा, जनता निकालेगी। आप नहीं निकालेंगे कुछ? हर चीज हम नहीं कर सकते भाई। इस देश में अदालतें भी है, लोकतंत्र है, लोग हैं, मतदाता हैं, वो सारी चीजें देखते हैं। अमित शाह जी, जमीनी मुद्दों पर लेकर ये इलेक्टोरल बॉन्ड की जब सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग हुई थी, तब ये कहा गया था कि इससे जो एक छवि बनी हुई थी कि बिल्कुल नो करप्शन। आपने भी जितनी जनसभाएं की आज, आपने कहा आप किसको चुनेंगे? क्या आप उनको चुनेंगे जिन्होंने इतने 1000 करोड़ रुपए का स्कैम किया, और ऐसे व्यक्ति को चुनेंगे नरेंद्र मोदी जिसके खिलाफ 25 पैसे की भी कोई आरोप नहीं है? मगर क्या इलेक्टोरल बॉन्ड्स इशू के कारण थोड़ा इमेज बदला है? जरा भी नहीं। सीधा सवाल है, जिन पर कार्रवाई हो रही है या जिन पर नजर है एजेंसीज की, उनसे डोनेशन लेना, क्या ये कहीं ना कहीं ये चूक हुई है? ऐसा है, एजेंसी सैकड़ों लोगों पर कार्रवाई करती है, इसका और डोनेशन का कोई रिश्ता नहीं होता। मगर मैं एक दूसरा पक्ष अब बता रहा हूँ। अब इलेक्टोरल बॉन्ड चले गए जी। सुप्रीम कोर्ट ने योजना को स्क्रैप कर दिया जी। अब इलेक्शन चल रहा है। कैसे चल रहा है? आप जानेंगे, मैं तो इलेक्शन नहीं लड़ रहा। नहीं, अब पूरी दुनिया जानती है कैसे चल रहा है। कैश से चल रहा है। तो ये ठीक है क्या? चल रहा है क्या? चल ही रहा है, अभी इलेक्शन तो चल ही रहा है।
इलेक्शन चल ही रहा है, सारी पार्टियां कैश में डोनेशन लेती है। क्या बीजेपी लेती है? सारी पार्टियों को लेना पड़ेगा क्योंकि ऑफिशियल रास्ता बंद कर दिया। पहले भी लेते थे, बॉन्ड के पहले भी। बॉन्ड के आने के बाद 93% कैश की डोनेशन कम हो गई थी, 93% सारा बॉन्ड से आता था। कम से कम बैलेंस शीट में तो शो होता था, जो बॉन्ड देता था उसको बताना पड़ता था कि मैं इलेक्टोरल बॉन्ड इतने रुपए का दिया हूं, और जो पार्टी लेती थी उसको बताना पड़ता था कि हमने इतने रुपए का बॉन्ड लिया है। सिर्फ किसने कितना दिया वो वेंडेटा की पॉलिटिक्स के कारण एक्सपोज नहीं करना होता था। अगर किसी ने कांग्रेस पार्टी को दिया तो बीजेपी का जहां शासन है वहां वो डोनेशन देने वालों को तकलीफ आएगी, और बीजेपी कांग्रेस को दिया तो बीजेपी के शासन में तकलीफ आएगी। ऐसा भय डोनेशन देने वालों को था, इसलिए एक ये व्यवस्था करी थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने स्क्रैप कर दी। मुझे लगता है कहीं ना कहीं कभी ना कभी सुप्रीम कोर्ट को इस पर पुनः विचार करना पड़ेगा। कैसे करेगी अभी बॉन्ड पर? कैसे करा? ऐसे ही कोई जाएगा कि तो सारा कैश में होगा, बैलेंस शीटें देखिए, आपके जजमेंट पर आप पुनः विचार करिए। भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं जाती? भारतीय जनता पार्टी इसलिए नहीं जाती कि फिर आप हम पर आरोप लगाओगे कि आप इससे ऐसे ऐसे लोगों का बॉन्ड लेना चाहते हो। और मेरा अलग कहना है कि अनुपात में देखें तो सबसे कम डोनेशन भारतीय जनता पार्टी को मिला है। ये आप कैसे कह सकते हैं? जैसे हमारे 300 सांसद थे और कांग्रेस पार्टी के 40 थे। वैसे तो तृणमूल को भी ज्यादा मिला। एक मिनट, 40 थे, कांग्रेस को 1600 करोड़ रुपया मिला, हमें 6000 करोड़ रुपया मिला। हमारे 300 है, आप अनुपात में देखिए तो कांग्रेस को 9000 करोड़ रुपया। मैं आपकी बात समझ गया, मगर आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मेरा था कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है क्या, जब किसी कंपनी पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है तब उनसे पैसा लेना? ऐसा है अर्णव जी कि इन्वेस्टिगेशन और डोनेशन को आप मिक्सअप मत करिए। इन्वेस्टिगेशन एक रूटीन अफेयर है। इतनी सारी एजेंसियां, कभी ना कभी कोई ना कोई कंपनी का कोई ना कोई इन्वेस्टिगेशन चलता ही रहेगा। कांग्रेस पार्टी तो कह रही है हमारे पैसे ही नहीं। उनका कैंडिडेट भी वहां से उड़ीसा से कहीं से, उनके कैंडिडेट ने भी चिट्ठी लिखती पूरी से, जो संबित पात्रा के खिलाफ कैंडिडेट है, उन्होंने कहा कि मेरे पास पैसे ही नहीं है। इंप्रेशन ऐसा जा रहा है कि आपने कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया, उनके पैसे ही नहीं है। उनकी हालत खराब है। सूरत में उनके कैंडिडेट कहीं पे मिस्टीरियसली डिसअपियर कर जाते हैं, यू कांट फाइंड हिम। तो ये मैं एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ। कांग्रेस के प्रत्याशी जी 2 चरण में चुनाव लड़ लिए, इन्होंने कितना खर्चा किया है? एक बार तो ऑन साइट होता है, लेकर कल शो कीजिए कि पूरा अकाउंट फ्रीज हो गया तो इतना पैसा कहां से आया? क्या रो रहे हैं? हर रोज राहुल, प्रियंका खड़गे जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हेलीकॉप्टर में घूमते हैं। कहां से घूमते हैं? अगर अकाउंट फ्रीज है तो जितने बाकी बचा कुचा है पैसा उससे शायद नहीं, फ्रीज है तो बचा कुचा भी कहां से आ गया? फ्रीज मतलब फ्रीज होता है, बचा कुचा कहां से आएगा? आप बोल रहे, झूठ बोल रहे हैं वो आप। मैं ऐसा नहीं कहता, मैं आपको बताता हूं कि कैसे चल रहा है। देश की जनता को भी सोचना चाहिए। इंप्रेशन है कि इतना दबाव है, मिस्टीरियस हैंड है, अमित शाह का नजर हर चीज पर है, इतने पावरफुल है अमित शाह की सूरत के कैंडिडेट ही चल पड़े, वो कैंडिडेट लड़ना नहीं चाहते हैं। इस पर इसमें भी बीजेपी का हाथ है। वास्तविकता ये है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट क्यों भाग जाते हैं? उनके वहां से कोई चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं, किसी भी को भी पकड़कर पर्चा डलवा देते हैं, बेचारा विड्रॉ कर जाता है। क्यों तृणमूल कांग्रेस के नहीं भागे? क्यों डीएमके के नहीं भागे? ये सब भी तो हमारे खिलाफ है। क्यों कम्युनिस्ट के एक भी नहीं भागे? क्यों आप पार्टी का एक भी नहीं भागा? न जाने इनकी प्रोसीजर क्या है, कैसे टिकट देते हैं। इनके प्रत्याशी भाग जाते हैं, फिर रोने बैठते हैं। तो आपके पास प्रत्याशी नहीं है, इसमें कोई क्या करे? हमें भेज दो एक पत्र तो हम भेजेंगे 1-2 प्रत्याशी।
क्या यार, ऐसे आप ऐसी चीजों को लेके इतना कीमती समय बर्बाद करें। इस बार ईवीएम की बात जो चली थी फिर थोड़ा कम हो गया अभी लास्ट फ्यू दिनों में। देखिए ऐसा है जी, सुप्रीम कोर्ट ने भी पूरी सिस्टम को ओके माना है। और अर्णव जी, मैं कांग्रेस पार्टी के मित्रों को और इंडिया अलायंस वालों को पूछना चाहता हूं कि जब आप जीत जाते हो तब क्या होता है। अभी अभी तेलंगाना में उनकी सरकार बनी तो ईवीएम खराब है तो सरकार कैसे बनी? ममता दीदी कैसे मुख्यमंत्री है? स्टालिन कैसे मुख्यमंत्री है? हिमाचल में उनका कैसे मुख्यमंत्री है? या तो राहुल जी घोषणा करे कि ईवीएम से चुनाव होता है इसलिए वायनाड से जीतने के बाद भी मैं शपथ नहीं लूंगा, अगर जीतने वाले हैं तो। जब आप जीत जाते हो तब ईवीएम अच्छा है, और हारने का भय होता है तो एडवांस में ही आरोप लगाना शुरू कर दे तो इससे ही नतीजे तय है कि वो हारने वाले हैं। इस बार तो भय की बात हर जगह हो रही है, मतलब कि जो पाकिस्तान से ये सवाल उठता है, और एक सवाल आप पर भी उठता है, सरकार पे भी, कि इलेक्शन के माहौल पर नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी क्यों कहते हैं कि घर में घुसकर मारने की बात। और उसके साथ इस बार कनाडा ने निज्जर के केस पर 3 लोगों को पकड़ा है जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं। पाकिस्तान में भी लोग मारे जा रहे हैं जो आतंकवादी हैं, उस पर भी कहा जा रहा है कि घर में घुसकर बात नहीं। मेरा तो आप पर एक गंभीर सवाल मेरे मन में खड़ा होता है, आप देश की सुरक्षा को इलेक्शन का इश्यू नहीं मानते हैं? क्या है इलेक्शन के इश्यू, क्या होने चाहिए, कौन व्याख्या करेगा? देश की सुरक्षा इलेक्शन का इश्यू नहीं हो सकता। कितना लचर कर रखा था 10 साल तक, नरेंद्र मोदी जी ने आकर उसको चौक चौबंद किया है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करने के लिए मादा चाहिए, हिम्मत चाहिए। 70 साल में किसी ने नहीं करी। ये इश्यू नहीं है इलेक्शन का। क्या जरूर इश्यू है, तो इसलिए उठा रहे भले आदमी, क्यों पूछ। मैंने तो देखा रैली में जब आपने 370 की बात उठाई तेलंगाना में, मैंने रिस्पांस तो देखा, क्राउड से बहुत अच्छा रिस्पांस था। मेरा सवाल यह है कि ये इश्यूज तो होनी चाहिए, मगर ये कांग्रेस पार्टी ये भी कह रही कि 370 हम वापस ले आएंगे। वापस ले आएंगे तो वो आएंगे तो वापस लाएंगे। अब देश की जनता को तय करना है कि क्या करना है। देखिए अर्णव जी, 10 साल में नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के गरीब के लिए, किसान के लिए, महिला के लिए, युवा के लिए ढेर सारी चीजें कर चारों क्षेत्र को एक बदहाल स्थिति में से बाहर लाने का प्रयास किया है। गांव हो, शहर हो, सागर किनारा हो, रेगिस्तान हो, जंगल हो या पहाड़ हो, हर क्षेत्र में डेवलपमेंट को पहुंचाया है। देश की सुरक्षा सुनिश्चित की है, देश को समृद्ध बनाया है, देश की नई शिक्षा नीति लाकर अगले 25 साल तक का शिक्षा का खाका खींचने का काम किया है। देश की स्वास्थ्य की स्थिति में और सुविधाओं में दोनों में आमूल चूर परिवर्तन किया है। देश की इकोनॉमी को पटरी पर चढ़ाने का काम किया है। नरेंद्र मोदी जी के पास 10 साल का अपना हिसाब किताब भी है और 25 साल का एजेंडा भी है। देश की जनता तय कर बैठी है कि आने वाले चुनाव में जिस चरण में जो भी मतदाता होंगे वो एक मुश्त नरेंद्र मोदी और उनके साथियों पर अपना वोट देने वाले हैं, और हम 400 पार कर मोदी जी फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री। एक सवाल बाकी रहा, अमित शाह जी, पिछले आम चुनाव के 60 दिन बाद ही अगस्त के 19 को आपने जब 370 को हटा दिया, आपने जब स्पीच दी पार्लियामेंट में, तो एक बहुत बड़ा मुद्दा जो था एक दिन में वो सुलझ गया, राम मंदिर भी बन गई। सवाल ये है, और मेरा सवाल नहीं है, पूछता है सारा भारत अमित शाह जी आपसे, कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्या आप ये पहले 100 दिन में ये प्रोग्राम बन सकता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को हटाया जाए? इस तरह के प्रोग्राम में ऐसे दिन तय नहीं हो सकते, मगर ना आपका टाइटल बन सकता है। यूसीसी भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है,
हम ये देश में, पूरे देश में यूसीसी लाने का प्रयास करेंगे और ये निश्चित रूप से होने वाला है इस कार्यकाल में, जी। तीसरे कार्यकाल जी। में 100% तीसरे कार्यकाल में, राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर नहीं। आप राष्ट्रीय राज्य छोड़ दीजिए, पूरे देश में यूसीसी लागू होगा। और एक सवाल, क्या कई पार्टीज हैं, बीजेडी है, जिनके साथ आपका अलायंस नहीं है मगर फ्रेंडली रिलेशनशिप है, एआईडीएम के साथ अलायंस नहीं है, फ्रेंडली रिलेशनशिप है, जगन जी के साथ भी आपकी अलायंस नहीं है, आपकी अलायंस नायडू जी के साथ है मगर आपकी फ्रेंडली रिलेशनशिप है। माना जा रहा है पॉलिटिकल सर्कल्स में कि इस बार एक सुपर एनडीए बन सकता है। अब चुनाव के नतीजे आ जाने दीजिए, बाद में चर्चा भी होगा, बहस भी होगी और फैसले भी होंगे। अमित शाह जी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और 6 तारीख के बाद मैं चाहूंगा कि पहला इंटरव्यू इस बार आपसे हमारी रिपब्लिक टीम की। नमस्कार। नमस्कार।